क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा कुछ इस तरीके का है। बोल रहा है इन ए सैंपल ऑफ एथिल इथेनोएट। एक सैंपल है एथिल एथेनोएट का, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3CO, C2H5, है ना। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में दो ऑक्सीजन एटम है ना। टू ऑक्सीजन एटम। और दोनों ऑक्सीजन जो एटम है उनका, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों जो आपके एटम है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इनमें सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम होगा तो यानी इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। अगर इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, ये आपके आइसोटोप कहलाएंगे। आइसोटोप, है ना। आइसोटोप कहलाएंगे। तो कह रहा है पहला ऑप्शन, वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन इलेक्ट्रॉन। ये बात आपकी गलत है। एक एटम आपका इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, नहीं। वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन टू न्यूट्रॉन। ये भी बात आपकी क्या है, गलत है। कह रहा है टू ऑक्सीजन एटम आर आइसोटोप, यानी ये बात आपकी सही है। टू ऑक्सीजन एटम आर आइसोबार, ये बात आपकी गलत है ना। अगला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि कुछ इस तरीके का है। कह रहा एलिमेंट विथ वैलेंसी 1 आर, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है। तो अगर आप देखोगे, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो सारे आपके एलिमेंट आपके ग्रुप नंबर 1 में रखे गए हैं। और ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। इनके सारे केस में देखोगे, सारे एलिमेंट के आपका देखोगे, इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, इसका मतलब हुआ कि यह, मान लो आपका कोई भी एलिमेंट एक्स हुआ, अगर इसकी वैलेंसी 1 है तो इसका मतलब हुआ कि यह एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, है ना। तो ये ऑलवेज क्या होगा आपका, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो ऑलवेज क्या होता है आपका, मेटल। यहाँ पे बोला ऑलवेज मेटल, ऑलवेज मेटलॉयड, ये तो बात गलत है। ऑलवेज नॉन मेटल। फ्लोरीन की भी तो वैलेंसी 1 ही होती है ना। फ्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है, 9 होती है। तो सॉरी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। यह नियान जैसा बनने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये देख लीजिए आप, ये मेटल था आपका, है ना। ये सारे एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, बट दीज आर मेटल। और यहाँ पे देखोगे कि ये आपका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों जो एलिमेंट है, इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। वैलेंसी क्या है, 1 है। वैलेंसी क्या है, 1 है। तो अगर इनकी सारी चारों की वैलेंसी अगर 1 है, तो दीज आर तो नॉन मेटल। ये क्या है आपके, नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल। तो इस तरीके से मैं बात करूंगा तो आपका, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ये मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया, है ना। ऑलवेज मेटल ये कहना गलत है। नॉन मेटल की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है। तो आइदर मेटल और नॉन मेटल, ये ऑप्शन आपका सही है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय, सबसे पहले एटॉमिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो सबसे पहले आपका जे थॉम्सन द्वारा एटॉमिक मॉडल दिया गया था, है ना। हालांकि अगर यहाँ पे वो दिया गया होता, क्या नाम दिया गया था उनका,
डाल्टन। अगर डाल्टन का नाम दिया गया होता तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन जो सही होता वह डाल्टन होता। जे थॉमसन से पहले डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। हालांकि यहाँ पे डाल्टन का नाम ही नहीं है, तो हमें जे थॉमसन हमें सही करना होगा। यहाँ कह रहा है एन एटम विथ 3 प्रोटॉन, एक एटम है जिसमें कितने प्रोटॉन है, 3 है, तो इसका मतलब एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, और 4 न्यूट्रॉन है ना। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो इसकी एटॉमिक नंबर तो जेड है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 1 है ना। तो यह हीलियम जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि इस एलिमेंट के नियरेस्ट, कौन सा एलिमेंट है आपका नियरेस्ट नोबल गैस, वो आपका हीलियम है, तो यह हीलियम जैसा बनना चाहेगा, और हीलियम जैसे बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, इसे लॉस करना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पे कह रहा है प्रोटॉन विल हैव द वैलेंसी ऑफ 1 है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका ऑप्शन गलत है, 3 नहीं होगी इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 होगी। यहाँ पे कह रहा था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्यूमिनियम आइटम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 2, 8, 3, ये आपका ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो डू नॉट रिप्रेजेंट बोहर एटॉमिक, बोहर मॉडल ऑफ एटम करेक्टली। बोहर एटॉमिक मॉडल कहता है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे तो n = 1 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। और दूसरे ऑर्बिट की बात करोगे तो दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8, क्योंकि n = 2 रख दोगे। तीसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 18 होंगे, है ना। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन सही है, बाकी यहाँ पे अभी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हुआ है, यानी ये आपका सही है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बात गलत है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे ऑर्बिट में तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, हालांकि यहाँ पे 7 ही है दूसरे वाले ऑर्बिट में। यहाँ पे देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी दूसरे वाले ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 80 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरे वाले ऑर्बिट में। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, आपका ये ऑप्शन क्या है, सही है, नहीं, फर्स्ट एंड, आपका कौन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे गलती से लगता है मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका हमेशा सही होता है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं किसी न्यूट्रल एटम के केस में। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बात अभी गलत है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, एक बात गलत है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी बात अभी गलत है, यानी आपका ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, एटॉमिक मॉडल हैज बीन इम्प्रूव ओवर द ईयर, है ना। एटॉमिक मॉडल आपका इम्प्रूव किया गया। अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन ऑर्डर दियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन आया था आपका, बोहर एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले आपका थॉमसन मॉडल आया था, है ना, उसके बाद आया था आपका रदरफोर्ड, उसके बाद आया था आपका बोहर एटॉमिक मॉडल, है ना। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही। यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से, इट इज पॉसिबल फॉर एटम एंड एलिमेंट टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और नो न्यूट्रॉन, यस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन केस में आपका
वो भी प्रोटियम, हाइड्रोजन के वैसे तीन आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम के केस में, प्रोटियम जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसमें देखोगे तो आपका एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे, न्यूट्रॉन इक्वल टू जीरो होगा, यानी जीरो न्यूट्रॉन होंगे। तो ये पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो, और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं हो, है ना। ये आपका प्रोटियम है। राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन विच सपोर्ट दैट फैक्ट एटम आर इनडिविजिबल। तो ऐसे फैक्ट के बारे में आप, ऑब्जर्वेशन के बारे में बताइए जो इस बात को प्रूव करे कि एटम जो होता है वह डिविजिबल होता है। तो डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई, तो ये बात कंफर्म हो गई कि एटम भी किसी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, यानी एटम आपका, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये बात कंफर्म हो गई कि एटम भी क्या होता है आपका, किसी और चीज से मिलकर बना होता है। और अगर एटम किसी और चीज से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब एटम क्या है, डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन, विल क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 है डिफरेंट वैलेंसी, जस्टिफाई योर आंसर। क्योंकि इनका देखोगे एटॉमिक जो मास नंबर है वह डिफरेंट है, बट इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा। और अगर ये एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटोप। क्योंकि इनमें इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हुआ तो वैलेंसी भी क्या होगी आपकी, सेम होगी, है ना। तो नो, ये इनकी, अगर इनकी वैलेंसी तो सेम होगी, आइसोटोप की वैलेंसी तो सेम होती है ना, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है। तो इन दोनों का वैलेंसी डिफरेंट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है, क्लोरीन का आइसोटोप है दोनों, और दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसीलिए इनकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। रदरफोर्ड ने, व्हाई डिड रदरफोर्ड select a gold foil in his alpha ray scattering experiment। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल का यूज क्यों किया। गोल्ड फॉयल का यूज इसलिए किया था अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि गोल्ड जो मेटल होता है वह मोस्ट मेलिएबल मेटल है। यानी इस गोल्ड का आप बहुत थिन फिल्म बना सकते हो, जिससे आपका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच पास थ्रू गोल्ड फॉयल विल बी मोर, है ना। तो मोस्ट मेलिएबल होने की वजह से गोल्ड फॉयल का यूज किया गया। गोल्ड मोस्ट मेलिएबल होता है, इसी कारण से यहाँ पे गोल्ड फॉयल लिया गया था। क्योंकि अगर मोस्ट मेलिएबल होगा तो हम जितना चाहें उतना पतला इसका फिल्म बना सकते हैं, है ना। और जो वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो गोल्ड फॉयल लिया गया था, इस गोल्ड फॉयल का जो मोटाई था वह लगभग, अगर 1,000 एटम को मैं एक एक के ऊपर दूसरे को मैं रख दूं, इस तरीके से सर के ऊपर रख दूं, एक के ऊपर दूसरा, तो 1,000 लगभग आपका अल्फा पार्टिकल की जितनी मोटाई होगी, एक 1,000 एटम की जो मोटाई होगी उतनी मोटाई का एक पतला सा फिल्म लिया गया था गोल्ड के केस में, है ना। फिर अगला है, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटम रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फिगर। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है, वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, वैलेंसी। अगर मैं वैलेंसी फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। यानी इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो आएगा 2 8 8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके। फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी देखो, ये इसके ये हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस सेल में एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है या शेयर करता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना? अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 1, बी वाली की 1, और इसकी वैलेंसी, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना? और अगर इसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? आपका कौन सा एलिमेंट होगा? आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो क्योंकि इसे किसी भी प्रकार का मतलब न तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की हो सकता है, न गेन करने की, न शेयर करने की हो सकता है। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। ए वाली की वैलेंसी क्या है आपकी? 0 है। और बी वाली की वैलेंसी 1 होगी, है ना? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। बोल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। एक एटम है जिसके वैले एक एलिमेंट है एक्स। इसका जो एटम है, इसके एटम में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना? What would be the nature and value of charge on ion formed if this electron is removed from the outermost cell? यानी एक एलिमेंट है एक्स, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इसका नेचर क्या होगा? ये जो आयन बनाएगा उसका नेचर क्या होगा? तो अगर एलिमेंट एक्स है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो यहाँ पे जो एटम होगा उसके ऊपर क्या आएगा? जो ये जो एलिमेंट है एक्स, इसका जो एटम है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इस एटम के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, है ना? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? ये जो आयन बनेगा इस एलिमेंट का, उस पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। अगला क्वेश्चन 25 कह रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लोरीन एटम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एल सेल? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगा 287, है ना? एक के सेल, ए एल सेल, और ये आपका एम सेल, है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके एल सेल में? तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन मैंने लिख ही दिया है, 2, 8, 7। अगला क्वेश्चन 26 कुछ इस तरीके का है। कह रहा है इन द एटम ऑफ एलिमेंट एक्स 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, है ना? एक एलिमेंट एक्स है, और इस एलिमेंट एक्स के केस में ये एलिमेंट आपका एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है? और इसका जो एलिमेंट है आपका एक्स है, इसका जो एटम है, इसके इसके एटम में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। इस एलिमेंट के एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा इट एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है? देन व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन आयन सो फॉर्म? अगर इस एलिमेंट के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस सेल में ये जो एलिमेंट होगा, यह एलिमेंट नोबेल गैस जैसा बनने के लिए, यानी अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा, है ना? तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो इसके पास में इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यानी ये जो आयन बनाएगा, इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? -2, है ना? -2। देन व्हाट वुड बी द चार्ज? चार्ज क्या होगा आपका? निगेटिव चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा।
जब आयन बनेगा तब, बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर आपका 27। 27 क्या है? कह रहा, what information do you get from the following figure about the atomic number, mass number and valency of atom X, Y, Z? Give your answer in the tabular। है ना? तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो इसमें चूंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इस एक्स वाले केस में, जो एक्स एलिमेंट है, इस केस में एटॉमिक नंबर आपका 5 होगा, और आपका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6, 6, 5, 11 है ना? क्योंकि एटॉमिक जो मास नंबर जो होता है, वह नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। प्रोटॉन की संख्या 5 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, तो आपका दोनों ऐड हो जाएगा तो 11 आएगा। इस केस में एटॉमिक नंबर आपका 8 होगा, क्योंकि 8 प्रोटॉन है, और मास नंबर क्या निकल के आएगा? Z+N। मतलब एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, तो आपका 10, 8, 18 हो जाएगा। इस केस में जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वह होगा 15, और न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, तो एज का क्या होगा? Z+N। जेड की वैल्यू 15, न्यूट्रॉन की संख्या 6, 15, 6, 21, है ना? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अगर देखोगे तो बोल रहा है, इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, a student stated that in an atom number of proton is greater than number of neutron, है ना? Which in turn is greater than number of electron? Do you agree with the statement? Justify your answer। एक स्टूडेंट है जो इस बात को कहता है कि किसी एटम में, एक स्टूडेंट है जो कहता है, ठीक है, कि एटम के केस में, एक एटम है आपका, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन की जो संख्या है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी ज्यादा है? आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा आपका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? यस, एग्री करते हैं। क्यों? अच्छा, एटम की बात किया है ना, आयन की बात नहीं किया। अगर आयन होता, अगर यहीं पे ये शब्द यूज किया होता, आयन, तब तो स्टेटमेंट सही होता। हालांकि यहाँ पे एटम यूज किया है, और एटम ऑलवेज क्या होता है? न्यूट्रल। एटम क्या होता है? ऑलवेज न्यूट्रल। और न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल होगा तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एटम के केस में हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। हालांकि यहाँ पे एटम शब्द यूज किया है। अगर यहीं पे एटम के जगह पे आयन लिख दिया गया होता तो ये स्टेटमेंट आपका सही होता, है ना? तो एक क्वेश्चन पूछा, या आपका इस क्वेश्चन में था क्या? इस क्वेश्चन में ये था कि एक स्टूडेंट है जो कि किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है, और वह कह रहा है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से भी ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका, उसका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि उसने उसको आयन बोलना चाहिए, है ना? आयन बोलना चाहिए था।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स विच रिप्रेजेंट एज। क्वेश्चन नंबर 29 है इस तरीके से, मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। ठीक है, जो किसी एलिमेंट एक्स का, कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में, एलिमेंट एक्स का जो एटम है इसके न्यूक्लियस में मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने न्यूट्रॉन हैं, है ना। और इसका जो सिंबल दिया गया है वह दिया गया है X15 और 31, है ना। यानी इसका मतलब हुआ इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हुआ आपका? 15। और इस एलिमेंट का मास नंबर हुआ, यानी एज इक्वल टू 21। तो एज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। एन इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस जेड। ए की वैल्यू कितनी है? 31। और जेड की वैल्यू है 15। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल के आएगा? 16, है ना। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 अगर बात करोगे तो 30 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, देखो, हमको मैच करवाना है, ठीक है। कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में आप ए देखोगे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, यहाँ पे इसका किससे मैच होगा? कैनाल्ड रे से कोई संबंध नहीं है रदरफोर्ड का, न्यूट्रॉन से कोई संबंध नहीं है, एटॉमिक नंबर से कोई संबंध नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ना, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस, जो कॉन्सेप्ट आया था न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस जो कॉन्सेप्ट आया था वह रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट है ना। तो एक ऑप्शन जो होगा वह थर्ड से मैच करेगा। जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किए थे भाई, तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। डाल्टन डाल्टन ने कहा था कि एटम इज नॉट डिविजिबल, इनडिविजिबिलिटी, यानी इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम इनडिविजिबल है। ये बात तो डाल्टन ने बताई थी। नील्स बोहर नील्स बोहर जो थे आपके, स्टेशनरी ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, दैट आर कॉल्ड ऑर्बिट या सेल। और इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी को इमिट या रिलीज गेन नहीं करता है जब तक वह अपना ऑर्बिट छोड़ करके किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप न करे। और हर एक ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी होती है, इसीलिए हम ऑर्बिट या सेल को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब तक इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रह करके रिवॉल्व करेगा तब तक वह किसी भी प्रकार की एनर्जी को इमिट नहीं, तो न तो एनर्जी को इमिट करेगा ना तो गेन करेगा। इसीलिए वह क्या होता है, उस किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब तक मोशन कर रहा है तब तक वह अस्थाई है। ठीक है, और इस ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। और चैडविक ने तो भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टेन गोल्डस्टेन ने क्या किया था आपका? मुजले तो एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक कहा, मुजले ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, पीरियोडिक दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी तो मुजले का संबंध एटॉमिक नंबर से है।
और गोल्ड स्टैंड का संबंध किससे है? कैनाल रे से। कैनाल रे से। मोजले ने बोला था किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, द केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वह किस बात पे डिपेंड करती है? उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ऑर्गन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, बट मास नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट इज 40। व्हाट इज नेम गिवन टू दिस सच पेयर ऑफ एलिमेंट? आपका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, और आर्गन का एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो नीचे लिखा जाता है ना, तो 20। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका मास नंबर 40 है, और इसका भी मास नंबर क्या है? 40 है। तो ये दोनों जो आपके एटम है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोबार, क्योंकि इनका मास नंबर क्या है? सेम है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि हीलियम जो है, हीलियम एटम जो होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी ये स्टेबल क्यों है? फिर भी इसकी वैलेंसी 2 क्यों है ना? बट इट्स वैलेंसी इज नॉट 2। अगला आपका क्वेश्चन इस तरीके से है कि हीलियम जो होता है, हीलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसकी वैलेंसी 2 क्यों नहीं है? इसकी वैलेंसी 2 इसलिए नहीं है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करूंगा इसके डिफरेंट ऑर्बिट में, तो चूंकि दो जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है वह 2 होती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे, है ना। अब चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन था, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? फर्स्ट ऑर्बिट में चले गए। इसीलिए आपका जो एल सेल होगा या जो एम सेल होगा वो क्या होगा? आपका खाली होगा, है ना। तो हीलियम के केस में चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट ऑर्बिट में चल गए, अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो ये क्या होगा आपका? यही, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यही क्या कहलाएगा इस हीलियम के लिए? लास्ट ऑर्बिट कहलाएगा, है ना। यानी इन द केस ऑफ हीलियम, इन द केस ऑफ हीलियम द फर्स्ट ऑर्बिट इज वैलेंस ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट ही क्या है आपका? वैलेंस ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट ही वैलेंस ऑर्बिट है हीलियम के केस में। और जो आखिरी ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट जो है, वो कंप्लीटली क्या है? फिलअप है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट ही आपका लास्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है। तो ला इसका मतलब है इसका वैलेंस जो ऑर्बिट है वो कंप्लीटली क्या है? फिलअप, है ना। वैलेंस ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिलअप। इसी कारण से इसकी जो वैलेंसी होगी, क्योंकि इसका आखिरी जो सेल है, आखिरी ऑर्बिट है, वो कंप्लीटली फिलअप है, इसलिए क्या होगा? ए स्टेबल होगा। क्योंकि अगर किसी एलिमेंट के केस में वैलेंस ऑर्बिट क्या है? आपका कंप्लीटली फिलअप है, तो उसे न तो इलेक्ट्रॉन लेने की हो सकता है, न तो इलेक्ट्रॉन देने की हो सकता है। यानी न तो वह किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और न किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। वह स्टेबल होगा। अगर स्टेबल होगा, न इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा न तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ऐसे केस में इसकी जो वैलेंसी आएगी वह 0 होगी। क्यों? क्योंकि वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी बताता है कि कोई एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। तो जब यह एलिमेंट किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो देगा, तो ऐसे केस में
या किसी से जुड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ये किसी दूसरे एटम से जुड़ेगा। ये जुड़ेगा ही नहीं दूसरे से, क्योंकि ये खुद में मस्त है। इसको किसी एक खुद में क्या है, स्टेबल है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। है ना। क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मुझे करना है ना। खाली स्थान को मुझे भरना है। कह रहा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। फिर आइसोटोप हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप के लिए नियान एंड क्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 10 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, दियर वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, सॉरी नियान की वैलेंसी 0 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी आपकी 1 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है तो 2 8 4। एंड सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है तो 2 8 6 आएगा यहाँ पे। एंड एलिमेंट, अब क्वेश्चन नंबर 35। एक एलिमेंट एक्स है, इसका मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। अब इसकी वैलेंसी मुझे लिखना है। तो अगर इस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, यानी जो भी एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2। दो ही इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चले गए। तो अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, यानी ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है यही इसके लिए क्या कहलाएगा, आखिरी ऑर्बिट। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। है ना, क्योंकि इसका जो वैलेंस ऑर्बिट है वह कंप्लीटली फिलअप है। और ये वास्तव में आपका जो एलिमेंट है वह हीलियम है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2।